हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रिएक्ट डेटा टेबल कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एक एप्लीकेशन सेटअप करा है और उसको रन भी कराया। तो यहाँ पे वो रन हो रहा है। सेकंड थिंग, हम आज यहाँ पे पैकेज यूज़ करेंगे रिएक्ट डेटा टेबल कंपोनेंट। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे कमांड में पेस्ट करते हैं। और इसके ये पैकेज यूज़ करने के लिए एक डिपेंडेंसी है, उसका नाम है स्टाइल कंपोनेंट्स। तो इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, वरना आपका कंपोनेंट जो डेटा टेबल है वो ठीक से रेंडर नहीं होगा। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब तक मैं एक नया पैकेज कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो कंपोनेंट का नाम आएगा, यहाँ पे मैं कंट्रीज़ की डिटेल शो कराने वाला हूँ। तो इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ कंट्रीज टेबल डॉट JSX। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट बन गया। मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करूँगा RAFCE, इससे एक फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, अब ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट डेटा टेबल फ्रॉम रिएक्ट डेटा टेबल कंपोनेंट। तो ये उसका लाइब्रेरी है। उसके बाद यहाँ से मेरे को उसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा टेबल और ये क्लोज कर दूँगा टैग। तो ये कंपोनेंट हमने बना लिया। अब हम इसको इंपोर्ट कराते हैं app.js में। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्रीज टेबल। यहाँ पे टेबल्स नाम हो गया उसका, ठीक है चलेगा, हम ऐसा यूज़ कर लेंगे। तो फिर इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि देयर आर नो रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले। तो ये जो कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले, इसको दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है कॉलम्स और दूसरा होता है डेटा। डेटा मतलब अभी हमें कंट्री की डिटेल्स फेच करनी है, तो उसके लिए हमें एक API कॉल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा कंट्रीज़। फिर आएगा सेटर फंक्शन सेट कंट्रीज़ यूज स्टेट। आपको पता ही होगा यूज स्टेट हुक यूज़ होता है फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये इनिशियली एम्प्टी एरे सेट कर दिया। फिर हम API कॉल देंगे यहाँ पे। इसके लिए एक फंक्शन बनेगा गेट कंट्रीज़ इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे एरो फंक्शन आएगा। और एरो फंक्शन के अंदर मैं इसको असिंक्रोनसली कॉल देने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा असिंक अवेट। और जैसे कि असिंक अवेट यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राई कैच। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। असिंक यूज़ किया तो अवेट आपको लिखना ज़रूरी है जहाँ पे API कॉल बनेगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा xus डॉट गेट और फिर यहाँ पे आएगी URL। तो URL मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो restcountries.com/v2/all। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे को मिलेगा रिस्पॉन्स। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर डेटा होगा और वो मुझे कंट्रीज़ में सेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट कंट्रीज़ और फिर इसके अंदर लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो ये डेटा मेरा सेट हो गया। और अगर कुछ एरर आती है, API कुछ प्रॉब्लम होता है API का, तो फिर यहाँ पे मैं एरर लॉग कराऊँगा console.log एरर। तो एरर को भी लॉग करा दिया। अब ये जो गेट कंट्रीज़ का फंक्शन है, इसको मेरे को पेज माउंट पे कॉल कराना है। तो जैसे कि आपको पता होगा यूज़ इफेक्ट यूज़ होता है उसके लिए। तो यूज़ इफेक्ट में कॉल बैक फंक्शन आता है और आती है एम्प्टी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे एम्प्टी एरे आएगा और इसके अंदर मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो ये पेज माउंट होने पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन को कॉल जाने के बाद यहाँ पे डेटा मिलेगा मुझे रिस्पॉन्स में, और फिर सेट कंट्रीज़ के अंदर हम वो डेटा सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कंट्रीज़ में वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा। ये हो गया डेटा। अब हम प्रिपेयर करते हैं कॉलम्स का एरे। तो कॉलम्स का एरे चाहिए हमें, क्योंकि जो टेबल के हेडर्स है वो कॉलम से रेंडर होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉलम्स और उसको एक एरे बना के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो इसके अंदर पहले तो आता है नेम, कि आपको हेडर का नाम क्या होना चाहिए। जैसे हम अभी जो रेंडर करने वाले हैं, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आएगा API का। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने F12 कर दिया, नेटवर्क टैब रिफ्रेश किया, तो देखिए पेज माउंट पे वो कॉल गया और यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ गए।
तो जैसे कि आप ये ऑब्जेक्ट देख सकते हो, इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो जैसे मुझे नेम डिस्प्ले करना है, नेटिव नेम डिस्प्ले करना है, फिर कंट्री का कैपिटल डिस्प्ले करना है और उसका फ्लैग डिस्प्ले करना है। तो ये जो कीज़ है ये आपको याद रखनी है। तो वो क्यों याद रखनी है मैं समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया इसको अनकमेंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्री नेम पहले। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके हिसाब से आपको जो बेटर नाम लगता है वो लिख सकते हो। उसके बाद आता है सिलेक्टर। तो ये आपको ध्यान से लिखना है क्योंकि ये आपको एक फंक्शन देता है जो कि एरो फंक्शन में यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मुझे मिलता है पैरामीटर रो। और रो के अंदर जो भी है डेटा, मतलब रो मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है 0th पोजीशन पे, तो ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है एरे के अंदर। तो ये एक रो मतलब वो पूरा ऑब्जेक्ट आपको अवेलेबल करा के देगा, फिर आपको यहाँ पे यूज़ करना है उसको। तो जैसे हमने देखा था नेम के लिए नेम प्रॉपर्टी थी, तो और 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो 4 चीज़ें जैसे लेते हम, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा कि नेटिव नेम, कंट्री नेटिव नेम, और फिर यहाँ पे आएगा नेटिव नेम के लिए क्या प्रॉपर्टी था, नेटिव नेम ये, तो यहाँ पे आएगा रो डॉट नेटिव नेम। फिर हम लिखेंगे कंट्री कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल, और लास्ट में हम करेंगे फ्लैग को रेंडर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्री फ्लैग, और फिर यहाँ पे मुझे फ्लैग रेंडर कराना है तो इमेज टैग यूज़ करनी होगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इमेज टैग भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ, विड्थ आ गई 50, हाइट दे देता हूँ, हाइट आ गई 50, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसका src मतलब सोर्स दूंगा। तो सोर्स के अंदर आएगा रो डॉट फ्लैग, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी URL फ्लैग नाम के की में है, ये जो फ्लैग नाम का की है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा, और ये जो इमेज टैग है इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये बन गए कॉलम्स। अब हम ये जो 2 पैरामीटर्स है इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डेटा टेबल्स, ओके, ये जो मैंने चीज़ें बनाई है ये एक्चुअली हमें चाहिए कंट्रीज टेबल में। तो मैं इन सब को उठा लेता हूँ यहाँ से और इसको डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो कंट्रीज टेबल में आ गया, और कुछ एरर्स देगा वो, जैसे XUS यूज़ इफेक्ट वगैरह, ये अनडिफाइंड करके आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे यूज़ स्टेट हो गया ऑटो इंपोर्ट, फिर XUS चाहिए मुझे, XUS को ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपको सिर्फ उसके लास्ट में कर्सर रख के कंट्रोल स्पेस बार दबाना है, और आपको सजेशन आ जाएगा ऑटो इंपोर्ट का, तो आपको एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। तो जैसे कि ये 2 जो पैरामीटर्स बनाए मैंने, एक कॉलम्स और एक कंट्री, तो अब हमें इसको पास करना है डेटा टेबल कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलम्स, ये एक पैरामीटर प्रॉप होता है उसका, तो इसको कॉलम्स पास करने, और सेकंड होता है डेटा। डेटा को मुझे वो कंट्रीज़ का डेटा पूरा पास करना है, तो मैं वो वेरिएबल यहाँ पे लिख दूँगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और हम ब्राउज़र में जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये डेटा बहुत सारा है, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आएगी। तो अब हम इसको लगाते हैं पेजिनेशन। तो पेजिनेशन लगाने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है, आपको सिर्फ एक प्रॉप लिखना है यहाँ पे पेजिनेशन। जैसे यहाँ पे सेव करते हो, देखिए यहाँ पे पेजिनेशन रेंडर हो गया, दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 20 कंपोनेंट लग देख सकते हो, 25 देख सकते हो, 10 देख सकते हो, यहाँ पे पेज नेक्स्ट कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से इसमें पेजिनेशन लग गया। अब आते हैं इसके टाइटल पे। तो जैसे कि हमने डेटा टेबल बना लिया, तो उसको कुछ टाइटल भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे टाइटल नाम का एक प्रॉप अवेलेबल है आपको, तो उसके अंदर आप उसमें लिख सकते हो कंट्रीज लिस्ट या फिर कंट्री लिस्ट, ऐसे करके लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे टॉप में ये टाइटल आ गया टेबल के। तो चलिए अब हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते और इसको जब देखते, तो ये 20 पेज होने पे स्क्रॉल हो रहा है और हेडर भी ऊपर चला जा रहा है। तो आपको मतलब रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि आपको हेडर नहीं दिख रहे।
तो आप इसके हेडर फिक्स कर सकते हो। उसके लिए एक प्रॉप है आपके पास, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फिक्स हेडर। फिक्स हेडर जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे ये कहीं पे जाएगा नहीं, जस्ट जगह पे एक फिक्स साइज़ होता है इसका, वो साइज़ फॉलो करके उसमें ही स्क्रॉल होगा। तो अब इसका साइज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया फिक्स हेडर स्क्रॉल हाइट, तो इसमें आपको हाइट देनी है पिक्सल्स में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 400 पिक्सल्स, सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं पेज के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है अभी। तो इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, 450 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देखिए पेज में सेट हो गया ये ठीक से। तो यहाँ पे आप कितने भी रिकॉर्ड्स देख सकते हो, जैसे 30 रिकॉर्ड्स पर पेज देख रहे हो। तो ये पेज कहीं पे स्क्रॉल नहीं होगा, जस्ट उसका टेबल स्क्रॉल होगा और हेडर्स जो है वो वहीं पे रहेंगे। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये हो गया फिक्स हेडर का। अब आते हैं सिलेक्ट का। तो लाइक आपको रोज़ अगर सिलेक्ट करनी है तो आप वो भी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिलेक्टेबल रोज़। तो यहाँ पे आप अगर सिलेक्टेबल रोज़ को प्रॉप को यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको साइड में चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर आप एक एक करके सिलेक्ट करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो। तो ये हो गया सिलेक्शन का। अब आप उसके सिलेक्टेड रोज़ को हाईलाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक प्रॉप सिलेक्टेड रोज़ हाईलाइट। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और कोई भी एक रो सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो उसका कलर हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर में लिख के भी आ रहा है कि कितनी रोज सिलेक्टेड है। तो ये हो गया सिलेक्ट का फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी आप एक प्रॉप यूज़ कर सकते हो, जिसको लिख सकते हो आप हाईलाइट ऑन होवर। तो ये प्रॉप का नाम है। आप इसको जैसे ही यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर किसी भी रो पे होवर कर रहा हूँ तो वो रो हाईलाइट हो रही है। तो चलिए यहाँ पे अब आगे चीज़ सीखते हैं हम। अगर आपको इसमें कुछ कस्टम बटन्स या फिर कुछ डिलीट अपडेट एडिट जैसे बटन्स ऐड करवाने हैं तो आप यहाँ पे कॉलम्स में और एक ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। तो उसको नेम आपको कुछ देना है। तो लाइक जैसे हो गया एडिट वाला नेम, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्शन। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा सिलेक्टर। तो सिलेक्टर की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपको वहाँ पे नया कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल। और सेल भी आपको एक कॉल बैक फंक्शन देता है जिसके अंदर आपको पैरामीटर मिलता है रो, और रो से आपको जो मिलेगा उसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमने ऊपर इमेज कंपोनेंट यूज़ किया वैसे हम यहाँ पे बटन बनाएंगे एक। तो बटन बनाने के लिए मैं लिखूँगा बटन क्लास नेम, और मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बूटस्ट्रैप पे कुछ क्लासेस लिखूँगा प्राइमरी। और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये बटन क्लोज, और इसके अंदर लिखूँगा मैं एडिट। तो जैसे मैंने इसको सेव कर दिया तो आप यहाँ पे ब्राउज़र में देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स आ गए। अभी तक मैंने इसकी क्लिक पे कुछ लिखा नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका लॉजिक लिख सकते हो अगर लिखना है तो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन कॉल करे अंदर ही और एक अलर्ट दिया। अलर्ट में मैं आपको उस रो में, मतलब उस रो में जितना भी डेटा है आपके पास उसका एक्सेस आपको मिल जाता है ये रो पैरामीटर में। तो जैसे मैंने इसके अलर्ट कराया रो आईडी, तो अगर हम ब्राउज़र में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ओके आईडी आई थिंक उसमें है नहीं। तो हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिसको हम गेट कर सकते हैं। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमें अगर चाहिए इसका एरिया या फिर अल्फ़ा 2 कोड चाहिए तो इसको भी हम ले सकते हैं। जैसे आईडी प्रॉपर्टी है नहीं उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसलिए वो अनडिफाइंड आ रहा था। अब मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका अल्फ़ा 2 कोड आ रहा है। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसका अल्फ़ा 2 कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया। आपको अगर कुछ कस्टम बटन्स ऐड करने हैं टेबल के अंदर तो आप ऐसे डायरेक्टली कॉलम्स के अंदर ऐड कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। सेल का आपको एक फंक्शन मिल जाएगा जिसके अंदर रो पैरामीटर मिलेगा जो कि वो रो का पूरा प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा। तो ये हो गया कस्टम थिंग्स। अब आते हैं थोड़ा एक्शंस की तरफ। एक एक्शन करके पैरामीटर होता है जिसके अंदर आप लिख सकते हो लाइक जो भी आपको एक्सपोर्ट बटन हो गया या फिर कुछ पीडीएफ डाउनलोड हो गया, ये चीज़ें कुछ बनानी है तो आप इसके अंदर बना सकते हो।
तो जैसे मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट एक HTML एलिमेंट बना लेता हूँ बटन, और इसको क्लास नेम दे देता हूँ btn info, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज करके इसके अंदर लिखूँगा एक्सपोर्ट। फिर मैंने इसको सेव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट कॉर्नर में टेबल के ऊपर एक्सपोर्ट करके बटन आ गया। अगर आपको उसका साइज़ कम करना है, तो जैसे मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। तो btn sm लिख दिया तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। तो ये हो गया एक्शंस के लिए। अब आते हैं थोड़ा फ़िल्टरिंग की तरफ। तो उससे पहले देख लेते हैं सॉर्टेबल। अगर आपको सॉर्टेबल सेट करना है, तो जैसे नेम हो गया, नेम को अगर आपको सॉर्टेबल सेट करना है तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है सॉर्टेबल, और इसके अंदर ट्रू सेट कर देना है। तो जैसे ही मैं नेम को सॉर्टेबल ट्रू करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं होवर करूँगा तो ये आइकन आ रहा है अप एरो वाला। ये दूसरे कॉलम्स पे नहीं आ रहा है क्योंकि इसको कुछ सेट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं अभी आप देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फिर से क्लिक करूँगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये हो गया सॉर्ट करने के लिए, अगर आपको टेबल में सॉर्टिंग यूज़ करना है तो। अब आते हैं फ़िल्टरिंग की ओर। फ़िल्टरिंग के लिए हम यहाँ पे सब हेडर को पहले तो इनेबल कराएंगे। सब हेडर इनेबल करने के लिए एक प्रॉप होता है सब हेडर। उसके बाद आपको सब हेडर में कौन सा कंपोनेंट शो करना है, तो सब हेडर कंपोनेंट करके एक प्रॉप होता है, वो आपको यूज़ करना है। और उसके अंदर आपको जो भी प्लेस करना है, लाइक जो भी कंपोनेंट आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। फिर इसका प्लेस होल्डर लिखूँगा मैं, प्लेस होल्डर सर्च हियर, और फिर इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ किया, तो आप यहाँ पे ब्राउज़र में देख सकते हैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गया। तो इसको मैं थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप यूज़ करके। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे क्लास लगाना है फॉर्म कंट्रोल लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप ये फुल विड्थ ले रहा है, तो मैं इसका विड्थ कम कर देता हूँ, विड्थ 25%। तो ये भी बूटस्ट्रैप का क्लास है। तो आप देख सकते हैं ये राइट कॉर्नर में छोटा सा हो गया। तो इसका आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो सब हेडर लाइन करके एक आपको मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको स्ट्रिंग में पास करनी है। तो जैसे आपने यहाँ पे लेफ़्ट लिख दिया तो वो लेफ़्ट में चला जाएगा। देखिए लेफ़्ट में आ गया। अगर आप इसको सेंटर कर दोगे तो वो सेंटर में चला जाएगा, और उसको सेम टू सेम अगर आपको राइट में रखना है तो ये प्रॉप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये प्रॉप हटा देता हूँ। ये राइट कॉर्नर में आ गए यहाँ पे सर्च बॉक्स। अब आपको अगर इस पर फ़िल्टरिंग रन करानी है, जैसे कि ये इतने सारे रिकॉर्ड्स है, 250 रिकॉर्ड्स है आपके पास, और उस पर आपको फ़िल्टर लगाना है, तो वो कैसे लगाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू, ये आ जाएगा सर्च। ये एक स्टेट वेरिएबल हम बनाएंगे जो अभी मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे ऑन चेंज पे मैं इसको कॉल कराऊँगा ऑन सर्च नाम का फंक्शन, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली सेटर फंक्शन लिख देते हैं, उसका वैल्यू सेट कर देंगे। तो इसका वैल्यू मैं सेट करूँगा सेट सर्च करके, सेट सर्च ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा सर्च, ये वाला सर्च स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना लिया सर्च, और उसकी वैल्यू यहाँ पे इनपुट से कंट्रोल होगी। अब उसके चेंज पे हमें फ़िल्टर करना है टेबल डेटा को। तो जैसे मैं यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट लिख लूँगा, यूज़ इफेक्ट के अंदर आएगा उसका लॉजिक, और यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में आएगा सर्च। मतलब सर्च जब जब चेंज होगा तब ये फ़िल्टरिंग प्रोसेस रन होगा। तो फ़िल्टरिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम जो डेटा गेट कर रहे हैं वो कंट्रीज़ में स्टोर हो रहा है। तो अब जो एक बार ही API कॉल से डेटा आ गया तो वो हमें उसको टच नहीं करना है फिर से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा फिल्टर्ड कंपोनेंट्स, सॉरी फिल्टर कंट्रीज़, और फिर इसको सेट फिल्टर कंट्रीज़ करके सेटर फंक्शन यूज़ होगा कंट्रीज़।
और इसको यूज स्टेट से एम्प्टी एरे इनिशियल वैल्यू सेट कर देंगे। तो ये हो गया सेट फिल्टर कंट्रीज़। तो इनिशियली जब डेटा लोड होगा तब मुझे वो सेट फिल्टर कंट्रीज़ कॉल कराना है, क्योंकि इनिशियली कोई फ़िल्टर नहीं लगा होगा, तो वो डेटा पूरा दिखना चाहिए जितना है। अब आते हैं नीचे फ़िल्टर वाली प्रोसेस पे। तो यहाँ पे आने के बाद जब भी आपका पेज लोड होगा तो सब डेटा आपको दिखेगा, जैसे कि हमने वहाँ पे फ़िल्टर कंपोनेंट सेट किए। अब आपको सर्च अगर चेंज होता है तो उसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो आपको पहले तो यहाँ पे लिखना है, एक वेरिएबल बना लेना है कॉन्स्ट रिजल्ट, और फिर उसको वैल्यू असाइन करनी है जिसमें आपकी इनिशियल जो वैल्यूज़ आ रही है सब की सब, तो वो यहाँ पे स्टोर होगी और वो मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए, तो उसको ही हम यूज़ करेंगे। तो कंट्रीज़ डॉट, जैसे कि आपको पता होगा ES6 का फीचर है फ़िल्टर, जिससे आप फ़िल्टर कर सकते हो। फ़िल्टर के अंदर आपको मिलेगी एक कंट्री, मतलब एक एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है तो कंट्री के अंदर आपको मिल जाएगा एक ऑब्जेक्ट। अगर आपको फ़िल्टर फंक्शन नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस जो मैंने सीरीज़ बनाई थी ES6 फीचर्स के ऊपर, वो देख लेना, उसके अंदर फ़िल्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे मैं ये एरो फंक्शन यूज़ करूँगा और इस पर मुझे मिलेगा वो कंट्रीज, एक एक कंट्री मिलता जाएगा, तो मैं इसको फ़िल्टर आउट करूँगा। फ़िल्टर आउट कैसे करना है, तो यहाँ से मुझे कंडीशन रिटर्न करना है। फिर यहाँ पे आएगा कंट्री डॉट, अभी मुझे सर्च किसके ऊपर लगाना है, तो मैं सर्च अभी नेम के ऊपर लगाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है सर कंट्री डॉट नेम डॉट टू लोअर केस इसलिए लगाना है क्योंकि यूज़र सर्च करेगा तो वो कुछ हिसाब से सर्च करेगा, ऐसा नहीं होता है, वो किसी भी केस में सर्च कर सकता है, इसलिए मैं जो कंट्री का नाम है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करा रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक फंक्शन आता है मैच, तो मैच फंक्शन यूज़ होता है अगर कोई स्ट्रिंग आपके पास है उसके साथ दूसरा स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये मैच के अंदर जो भी पैरामीटर जाएगा वो अगर ये कंट्री डॉट नेम से थोड़ा सा भी मैच करता हो तो वो वाला रिज़ल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैच फंक्शन यूज़ किया और इसके अंदर मैं पास करूँगा सर्च को, और सर्च जैसे कि मैंने बोला आपको यूज़र कैसे भी सर्च कर सकता है, तो यहाँ पे भी टू लोअर केस आ जाएगा। टू लोअर केस रन करने के बाद फिर आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है। तो ये हो गया कंडीशन फ़िल्टरिंग के लिए। अगर आपने कुछ सर्च किया है तो उसके 2-3 लेटर्स भी अगर नाम से मैच होते हो तो वो वाला रिकॉर्ड दिखना चाहिए। अब हमें मिल गया रिज़ल्ट जो फ़िल्टर्ड एरे, तो हम उसको सेट करेंगे सेट फिल्टर्ड कंट्रीज़ में। तो सेट फिल्टर कंट्रीज़ में मैंने रिज़ल्ट सेट कर दिया और इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे आपको वो जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स है वो मिल जाएंगे। अब आता है काम यहाँ पे एग्जैक्ट लगे फिल्टर कंट्रीज़ यूज़ क्या करना है। तो ये जो डेटा हमने पास किया था ये कंट्रीज़ इनिशियली आएगी, वो कंट्रीज़ में स्टोर होगा कंट्रीज़ वेरिएबल में, लेकिन अब हमें फ़िल्टर कंट्रीज़ शो करनी है। तो इनिशियली जब आएगा तो फ़िल्टर्ड कुछ होगा नहीं, इनिशियली आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब रिकॉर्ड्स में उसको सेट कर रहा हूँ, तो इनिशियली वो सब रिकॉर्ड्स दिखाएगा, लेकिन जब सर्च चेंज होगा, सर्च चेंज होने पे वो उसको फ़िल्टर आउट करेगा, फिर वो फ़िल्टर रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे और वो फिर से डेटा टेबल को जाके रेंडर होंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ई इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है, जैसे कि हमने कहाँ पे यूज़ किया है ई, ओके। तो यहाँ पे मैं ई यूज़ कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे पैरामीटर लिया नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई, सेव करता हूँ कोड को, फिर से ब्राउज़र में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा सर्च में कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, तो आप देख सकते हो इंडिया के दो, देखिए यहाँ पे भी इंडिया इतना आ रहा है, इतना मैच हो रहा है, तो वो भी रिकॉर्ड इसमें दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो वैसे ही हम अगर यहाँ पे लिख दें अमेरिका, तो देख सकते हो आप अमेरिका यहाँ पे दो नाम में आ रहा है, तो इसलिए। और जैसे मैं इसको इरेज करते जाऊँगा तो आप देख सकते हो जो सर्च रिजल्ट्स है वो अपडेट होते जाते हैं। तो अगर मैं कुछ भी सर्च ना करूँ तो ये पूरा की पूरा मुझे 250 रिकॉर्ड दिखाएगा, अगर ए टाइप करूँ तो देखो 214 ही रिकॉर्ड से ए बिलोंग करने वाले। तो ये हो गया। जैसे मैंने अल्जेरिया सर्च कर लिया तो मेरे को एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, देख सकते हो आप यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है अल्जेरिया का। आप यहाँ पे क्लिक करके अल्फ़ा 2 कोड भी देख सकते हो। इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। ये हो गया फ़िल्टरिंग प्रोसेस। तो ऐसा होता है रिएक्ट डेटा टेबल कंपोनेंट। अगर मेरी ओर से कोई पैरामीटर या फिर कुछ बचा हो जो मैंने आपको नहीं बताया
या फिर प्रॉप हो, आपका कोई डाउट हो कि या मुझे ये फंक्शनैलिटी करना है लेकिन वर्क नहीं हो रहा है डेटा टेबल के साथ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। दूसरी चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी मेरी एक हेल्प कर देना। चाहे ये जो वीडियो आ रही है अगर आपको समझ में आती है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई प्रॉप बचा है इसका? मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट मैंने सब प्रॉप्स कवर कर लिए। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो ये सब चीज़ें। ये वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।